नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद पांडे हिंदी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टोन एज कल्चर में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर की चर्चा किया। हमने तीनों कल्चर्स के जो प्राइम साइट्स, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो, वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में हो, हमने उनकी भी चर्चा किया, उनके बारे में भी जाना और सुना। अब हम लोग आज नियोलिथिक रिवोल्यूशन के बाद, नवपाषाण काल के बाद मानव जब सर्वप्रथम पहली बार धातु युग में प्रवेश करता है, मेटल एज में प्रयोग करता है, मेटल एज में प्रवेश करता है और पहली बार विश्व में मेटल्स का प्रयोग करता है, धातुओं का प्रयोग करता है, उस काल में चलते हैं। और चूंकि मानव ने पहली बार मेटल्स के रूप में तांबे का प्रयोग किया, कॉपर का प्रयोग किया, तो नवपाषाण काल के बाद जो कॉपर एज की शुरुआत होती है, ठीक है। तो नवपाषाण काल के बाद मानव कॉपर का प्रयोग करता है और चूंकि कॉपर के प्रयोग के साथ साथ मनुष्य अब भी मुख्यतः पाषाण उपकरणों, पत्थर के उपकरणों, स्टोन टूल्स पर ही आधारित रहता है, लेकिन प्रयोग वह तांबे मेटल्स का भी कर रहा है और स्टोन का भी कर रहा है। तो चूंकि वह तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग करता है, इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ताम्रपाषाण काल, कैलकोलिथिक एज की शुरुआत सबसे पहले जो हमारे पास तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं वे प्राप्त होते हैं मेसोपोटामिया से, जिसका समय लगभग 4 से 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो 4 से 5000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। और उसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले जो तांबे का उपकरण मिला है वह 5000 ईसा पूर्व का तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, हैंडेक्स है, जो मद्रास, दक्षिण भारत के मद्रास के अतिरमपक्कम से मिला है। दक्षिण भारत के मद्रास में स्थित अतिरमपक्कम नामक स्थान से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, जिसे किंग महोदय ने खोजा है और इसका समय कमोबेश लगभग हम 5000 ईसा पूर्व मानते हैं। तो इसका मतलब है कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास, 4-5 हजार ईसा पूर्व के आसपास विश्व में लगभग हर संस्कृतियों में तांबे के उपकरण दिखाई देने लगते हैं और तांबे के साथ साथ पाषाण या पत्थर के उपकरण भी मानव अधिकांश मात्रा में बहुतायत रूप से प्रयोग कर रहा है। इसीलिए इस काल को हम कैलकोलिथिक कहते हैं। कैल्को का मतलब होता है, कैल्को इज रिलेटेड टू कॉपर, लिथिक लिथियोस का मतलब है पत्थर, मतलब मानव सभ्यता का ऐसा कालक्रम जिसमें मानव कॉपर और पत्थर दोनों का प्रयोग साथ साथ करता है, इसे हम कहते हैं कैलकोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में तांबे के जो सबसे पहले उपकरण प्राप्त हुए हैं, हमने पहले बता दिया अतिरमपक्कम के साथ साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों में, बेसिकली गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों में तांबे के सबसे पहले उपकरण खोजे गए। तांबे के सबसे पहले उपकरण जो खोजे गए वो गंगा यमुना के दोआब में खोजे गए और गंगा यमुना के दोआब में ही ये बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद फिर 1822 में कानपुर के पास स्थित है बिठूर, कानपुर के पास स्थित बिठूर से हमें तांबे की बर्छी प्राप्त होती है। तांबे की बर्छी या बर्छा प्राप्त होती है कानपुर के बिठूर से 1822 में प्राप्त होती है। उसके बाद समझिएगा कि इसके बाद जबकि भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि का मतलब होता है जहां तांबे की वस्तुएं एक साथ बड़ी मात्रा में प्राप्त होती हैं, ताम्र निधि या कॉपर होल्ड्स कहते हैं।
तो सबसे बड़ी जो कापर होर्ड्स के साक्ष्य हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित गुंगेरिया से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित गुंगेरिया, तो इसका मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा उपकरण प्राप्त कहाँ से होते हैं? गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों से। बर्छा प्राप्त हुआ कानपुर के बिठूर से। और सबसे बड़ी ताम्र निधि पूछेगा अगर कापर होल्ड, सबसे ज़्यादा जो उनका निखात एक साथ ढेर मिला है वह कहाँ से मिलता है? अगर वह पूछा जाएगा तो वह आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में स्थित गुंगेरिया। और अगर पहला उपकरण पूछेगा तांबे का प्राप्त तो आपका आंसर हो जाएगा अतिरमपक्कम से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी। तो यहाँ तक समझिएगा। अब आते हैं हम लोग कि जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए या ताम्र रसोई प्राप्त हुए, ताम्रकालीन मानव के जीवन, उनके उपकरण, उनके प्रयोग और अनुप्रयोग सब पे विस्तृत जो अध्ययन हुआ है वह बेसिकली बीजी चाइल्ड का बुक है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, ये बुक है बीजी चाइल्ड की। इस बुक में उन्होंने ताम्रकालीन संस्कृतियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, साथ ही साथ तांबे के प्रयोग, उनके अनुप्रयोग और तांबे की उपयोगिता आदि के संदर्भ में विस्तृत उल्लेख किया है। तो यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा समझिएगा, इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है आपका बीबी लाल का। ये सब आप याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। बीबी लाल जी का है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कापर होर्ड्स कल्चर। कापर होर्ड्स कल्चर ऑफ गंगा वैली कापर होर्ड्स कल्चर ऑफ गंगा वैली, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है स्टुअर्ट पिगट महोदय का प्री हिस्टोरिक इंडिया। हमने इसकी चर्चा पहले भी किया था। प्री हिस्टोरिक इंडिया की हमने चर्चा अभी प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। अब आते हैं, ये तो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे आप ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद और समझिएगा आप, अगर जो अभी तो कंसेप्ट बेस्ड हम समझे, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक कालक्रम की बात है, अभी हमने बताया कि ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं। दूसरा हमने बताया कि ताम्रपाषाण काल के बारे में विस्तृत अध्ययन शोध किसने किया है। अब आते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के कालक्रम, क्रोनोलॉजी, इनका टाइम। जहाँ तक टाइम फ्रेज की बात है तो इस संदर्भ में जो कंट्राडिक्शन मिलता है वह यह है, सब बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास कैसा है समझिए कि जितनी भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ मिलती हैं उनमें अधिकांश संस्कृतियाँ मतलब विभिन्न केंद्रों से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन केंद्रों के समय क्या हैं। तो जो भी संस्कृतियाँ प्राप्त होती हैं उनमें अधिकांश की तिथि जो है वह लगभग लेटर हड़प्पा एज की है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद की मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता को अभी हम मानते हैं कि लगभग हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1500 तक सामान्यतः रही, लेकिन उसका जो सुप्रीम या उसका जेनेथ पॉइंट या उसका जो अपेक्स पॉइंट है, जो उसके कल्चरल फीचर्स का जेनेथ पॉइंट है, परिपक्व अवस्था है, क्लाइमेक्स अवस्था है, वह लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 1700 ईसा पूर्व
तक आते आते ही लगभग हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप धीरे धीरे कमजोर होने लगे, धीरे धीरे नष्ट होने लगे, उनमें पतन के तत्व दिखाई देने लगते हैं। और ठीक है, तो मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता का लेटर फेज है लगभग 2000 के बाद, 1800 बाद ऐसे मत समझिए, तो उसके बाद ही हमें कापर होर्ड्स के और कापर जो आपका कैलकोलिथिक एज है इसके ज़्यादातर साइट्स के साक्ष्य मिलते हैं, तिथि मिलती है। जबकि तो इसका मतलब है कि जबकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता वेल मेंटेन, वेल प्लान्ड है, जबकि हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर ताम्रकालीन संस्कृतियाँ आती हैं लेकिन उनके रहन सहन की पद्धति जो है वो हड़प्पा की अपेक्षाकृत बहुत कमज़ोर है। हड़प्पा की अपेक्षाकृत इनका विकास उतना नहीं हुआ है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जहाँ नगरी है, ताम पाषाण काल संस्कृतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांशतः का पूरी ये जो हैं ये बस्तियों पर आधारित हैं, ग्राम्य संस्कृति हैं, और इनमें अभी नवपाषाण काल के बाद का ही हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं, जबकि हड़प्पा काल बिल्कुल समुन्नत है, वह पूरी तरह से वेल प्लान्ड है, ठीक है, सुनियोजित है, सिस्टमेटिक पैटर्न पर वह बनाया गया है। तो इस आधार पर यह बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। जबकि अगर तकनीकी पक्ष देखें उनके मतलब कैलकोलिथिक एज के ताम पाषाणकालीन संस्कृतियों के तकनीकी पक्ष को देखें, उनके रहन सहन की पद्धति को देखें, उनके ड्यूलिंग सिस्टम को देखें, उनके औजार अस्त्र शस्त्र जो उन्होंने प्रयोग किया, जो बनाया, उसको देखें, उनका जो टाउन प्लानिंग सिस्टम था अगर उसको देखें, तो उस आधार पे तकनीकी रूप से ये हड़प्पा सभ्यता से बहुत पीछे लगते हैं। तो तकनीकी रूप से ऐसा लगता है कि ये लोग हड़प्पा सभ्यता के पहले आए थे, जबकि समय ज़्यादातर अधिकांश क्षेत्रों का हड़प्पा सभ्यता के बाद मिलता है। तो अभी तक इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है। भविष्य की खुदाइयों में हमें हो सकता है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, तो हम बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कब की रही है। हो सकता है कि इसके पहले ताम्रकाल आ गया हो। ओवरऑल वैसे भी एक तकनीक है कि जो ताम्र पाषाण है, समझिएगा, ताम्रकाल के बाद, तांबे के बाद कांसे का प्रयोग शुरू हुआ, और हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः कांस्यकालीन सभ्यता है। कांसा जो होता है उसमें तांबा और टिन दोनों मिला के बनाया जाता है। तांबा अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, समझिए कि कांस या ब्रांज, कांस में तांबा और टिन का प्रपर्सन अनुपात कितना है, रेशियो कितना है, तो यह है आपका 4.1। इसमें कापर जो होता है आपका, ठीक, कापर जो होता है वो 4 होता है, और जो टिन होता है वो 1 होता है। अगर एक्यूरेट जाए तो 78% प्लस 22% ये होता है दोनों, ठीक है। तो ये आप याद कीजिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस देखिए तो समझ गए हैं कि अभी भी इसमें बहुत सारा कंट्राडिक्शन है, मूड पॉइंटेड है, विवादित विषय हैं। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप इतना जान लीजिएगा कि तकनीकी रूप से ताम्र पाषाण काल हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की लगती है, प्री हड़प्पन साइट की तरह लगती है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों के जो डेटिंग सिस्टम मिला है, कालक्रम मिला है, वो हड़प्पा सभ्यता के बाद की मिलती है। आगे आइए, अगर प्रमुख विशेषता देखें और प्रमुख साइट्स देखें, ताम्र पाषाण काल का जो विस्तार, ताम्र पाषाण काल का विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ, तो आपको हमने पहले चर्चा किया कि आपको पाषाणकालीन संस्कृतियों में, चाहे वो पैलियोलिथिक हो, चाहे वो लोअर पैलियोलिथिक हो, चाहे मिडिल पैलियोलिथिक हो, चाहे अपर पैलियोलिथिक हो, चाहे मेसो हो या नियोलिथिक हो, सब के साइट्स अलग अलग याद करना है। कौन क्षेत्र कहाँ का है आपको एक्यूरेट याद होना चाहिए। जैसे पूछेगा बुर्जोहोम कहाँ का क्षेत्र है, किस काल का क्षेत्र है, नवदाटोली किस काल का क्षेत्र है, गणेश्वर किस काल का क्षेत्र है। तो हमें एक एक पर्टिकुलर जो साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो किस प्रदेश में स्थित हैं और किस काल की संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ से 2-3 काल के संस्कृतियों के या सभी काल के संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी रखना है। जैसे बेलन घाटी का क्षेत्र हो गया, चौपानी मांडो का क्षेत्र हो गया, दायमाबाद का क्षेत्र हो गया। तो हम जगह जगह पे आपको इनके जो मुख्य एट्रीब्यूट्स होंगे, जो इनके मेन फीचर्स होंगे, उनके बारे में फिर चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं, अगर एक्सटेंशन ऑफ कैलकोलिथिक कल्चर को देखा जाए तो हमें पास जो प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मैप से देखिए, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए है आपका है कैलकोलिथिक साइट्स,
कैलकोलिथिक साइट्स में बेसिकली जो इनके साक्ष्य मिले हैं वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से प्रमुख रूप से इसके हमारे पास साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद समझिएगा यहाँ से, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनमें से आपको क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जैसे पूछ सकता है कि नवदा टोली कहाँ पे स्थित है या किस काल का साक्ष्य मिलता है। जैसे पूछ सकता है जोड़वे संस्कृति से किस काल के साक्ष्य मिलते हैं, या पूछ सकता है साई पाई कहाँ पे स्थित है या किस काल का साक्ष्य है। इमली डीह, फैरा डीह यह कहाँ का क्षेत्र है। तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फिर इनमें पूछेगा इन साइट्स की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। समझिएगा कि यहाँ पे अगर सबसे पहले देखा जाए कैलकोलिथिक साइट्स में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में समझिएगा एक तो महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसका कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से हमने पहले चर्चा किया था, कोल्डी हवा से 6000 BC ईसा पूर्व के चावल का साक्ष्य मिलता है। लेकिन अब भारत में पहले हम प्राचीनतम मानते थे, अब प्राचीनतम नहीं है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो गया है, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित संत कबीर नगर जिसका नाम है जगदीशपुर, वहाँ से हमारे पास 8000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। तो प्राचीनतम स्रोत अब वो हो गया। ठीक है, इसी तरह जंगली धान अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के जमुना पार क्षेत्र में चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। अब समझिएगा, एक तो आपका क्षेत्र कहाँ से हो गया, कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद कौन क्षेत्र हुआ, साई पाई इटावा के पास है। इमली डीह, फैरा डीह, सकतपुर। सकतपुर का क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि सकतपुर का जो क्षेत्र है यह सहारनपुर में पड़ता है और यह नवीनतम ताम्र प्रासादिक स्थल है। नवीनतम स्थल, सबसे नवीन खोजा गया स्थल ताम्र प्रासादिक स्थल है आपका। और उत्तर प्रदेश में ही एक जगह और है, लाल किला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाल किला फोर्ट नहीं है, लाल किला जगह है। ठीक है, लाल किला यह भी एक महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र है। अब आगे आइए, समझिएगा, ये तो महत्वपूर्ण आपके उत्तर प्रदेश के। तो अब इनमें से ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछे निम्न में से कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, अब एक ये हो गया। दूसरा देखिए, साइट्स को आप अच्छी तरह याद कीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे। उसके बाद आ जाइए आप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पे समझिएगा, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में यहाँ से आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है या महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है कायथा, जिसे कहते हैं कायथा संस्कृति। दूसरा आपका है नवदा टोली। तीसरा आपका है एरण। तो ये आपके मध्य और मालवा ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इनमें देखिएगा, अब इनमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समझिएगा कि अभी हम इसकी ताम्र पाषाण काल की विशेषता बताएंगे, जो जिसमें अग्रग्रेड करके, जिसमें सभी का एक साथ हम बता देंगे सामान्यीकरण के आधार पे। लेकिन जो अभी अपवादात्मक या महत्वपूर्ण चीज़ें जो अभी प्राप्त हुई हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से समझिएगा, जो मालवा संस्कृति है या जो मालवा का क्षेत्र है, यहाँ से हमारे पास ताम्र पाषाण कालिक अनेक साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरे ताम्र पाषाण काल के सर्वोत्तम सबसे अच्छी किस्म के जो मृदभांड मिले हैं वो मालवा के हैं। तो यहाँ क्या आंसर पहला हो जाएगा आपका सर्वोत्तम मृदभांड, मिट्टी के बर्तन।
सर्वोत्तम मृदभांड आपके मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिला है मालवा से। कायथा, कायथा की क्या विशेषता है? कायथा का प्राचीन नाम है कपित्थक। इसका प्राचीन नाम है कपित्थक। कपित्थक जो है यह वराह मिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ, तो वराह मिहिर जो हैं और खगोल शास्त्री, इनकी जन्मस्थली है आपका कपित्थक। तो कायथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वराह मिहिर की जन्मस्थली है। और दूसरा यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है, यहाँ से एक घर में 29 चूड़ियाँ मिली हैं, बैंगल्स मिले हैं। तो एक घर से 29 चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ से 29 चूड़ियाँ एक साथ प्राप्त हुई हैं, बैंगल्स प्राप्त हुई हैं तांबे की। ये हुई है कायथा से। अगला ये नवदा टोली। नवदा टोली की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो पहला है आपका सर्वाधिक विस्तृत स्थल नवदा टोली, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल। दूसरा, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अन्न मिले हैं। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अन्न के साथ मिलते हैं, ग्रेन। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अन्न या ग्रेन के साथ मिलते हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण तथ्य है। ये आपका यहाँ से जो महत्वपूर्ण आपकी चीज़ें प्राप्त हुई थी उनकी चर्चा की है। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं हम गुजरात। गुजरात के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, प्रभास या प्रभास पाटन और रंगपुर। रंगपुर और प्रभास पाटन यहाँ के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। रंगपुर से धान की भूसी के साथ मिलते हैं। धान की भूसी, रंगपुर से धान की भूसी के साथ मिले हैं। धान की भूसी के साथ मिलते हैं। अब अगला समझिएगा कि इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका राजस्थान का। राजस्थान से समझिएगा, राजस्थान से कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। पहली बात समझिएगा महत्वपूर्ण इसका जगह, इसके साइट्स, सबसे ज़्यादा स्थल आपके राजस्थान से ही प्राप्त होते हैं। राजस्थान में जो मुख्यतः जगह है वह आपका है सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आपका गणेश्वर, गिलुंड, जोधपुर, आहार। यहाँ समझिएगा कि आहार से बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये यहाँ के महत्वपूर्ण साइट्स हैं। अब यहाँ समझिएगा कि इनकी विशेषता, आहार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझिएगा आहार का प्राचीन नाम है ताम्बवती। इसका प्राचीन नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ताम्बवती। ये आहार का प्राचीन नाम है और इसी को धूलकोट भी कहते हैं। इसी को धूलकोट भी कहते हैं आहार से। आहार की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है,
और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी हो सकता है कि पूरे ताम्रपाषाण काल में जो सबसे ज़्यादा मृदभांडों का प्रयोग हुआ है, अभी विशेषता में हम जाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की क्या विशेषता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ समझिएगा जो अपवादात्मक है कि पूरे ताम्रपाषाण काल में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया वह है लाल और काले मृदभांड। समझिएगा, मतलब लाल और काले प्रकार के मृदभांड। इसका मतलब हुआ कि मिट्टी के ऐसे बर्तन जो लाल बनाए गए हों, जो रेड हों, लेकिन उनमें काले रंग का लेप किया गया हो, लाल हों उनमें काले रंग का लेप किया गया हो, तो ऐसे मृदभांड सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक ऐसे ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन आहार से जो मृदभांड प्राप्त हुआ है उसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जो है काले रंग का मृदभांड है और उस पर सफ़ेद रंग की पालिश की गई है। तो काले रंग के मृदभांड पे सफ़ेद रंग का पालिश या सफ़ेद रंग का चित्रण हमें मिलता है, यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, सफ़ेद रंग का, तो काले मृदभांड पे सफ़ेद रंग का चित्रण, काले मृदभांड पे सफ़ेद रंग का जो चित्रण है यह महत्वपूर्ण किसकी विशेषता है? यह महत्वपूर्ण आहार की विशेषता है। ठीक, समझा गया? तो ये इसके महत्वपूर्ण। अगला देखिए, जो गिलुंड जगह है इसकी क्या विशेषता है? समस्त ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में की मुख्य विशेषता यह है कि यह जो है ग्राम्य संस्कृति है। ये लोग मुख्यतः बस्तियों में रहते हैं और इनमें कच्ची घरों का प्रयोग करते हैं और कच्ची ईंटों का प्रयोग करते हैं। लेकिन गिलुंड से हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यहाँ गिलुंड से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। समझिएगा, पक्की ईंटों के साक्ष्य गिलुंड से मिलते हैं, जबकि अन्य जगह से हमारे पास हर जगह कच्ची बस्तियों के साक्ष्य और कच्ची ईंटों के ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यह यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। अगला आ जाइए, अब अगला आ जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र है? पहला है आपका जोरवे संस्कृति, जोरवे का क्षेत्र, जोरवे संस्कृति, इसे कहते हैं जोरवे संस्कृति। सावलदा संस्कृति, ऐसे पूछेगा सावलदा संस्कृति किस काल की है, तो ये आपका है ताम्रपाषाण काल की। तो जोरवे हो गया, सावलदा हो गया, इनाम गांव हो गया और दैमाबाद हो गया। तो ये क्या है? ये सभी जोरवे संस्कृति के केंद्र है। कौन कौन से? इनाम गांव, सावलदा, दैमाबाद, ये सब जोरवे संस्कृति के ही मुख्यतः केंद्र हैं, जहां से इनके हमारे पास साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जोरवे संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह समस्त ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में सबसे दीर्घजीवी है। तो यह पहला हो गया विशेषता, सर्वाधिक दीर्घजीवी, सबसे अधिक समय तक अस्तित्व में रहने वाली संस्कृति, सबसे अधिक समय में अस्तित्व में रहने वाली ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति, इसको कहते हैं हम जोरवे संस्कृति। दूसरी विशेषता क्या है? जोरवे संस्कृति में पहली बार चित्रित मृदभांडों का प्रयोग मिलता है। तो आपका हो गया चित्रित मृदभांड का जो प्रयोग पहली बार ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में मिला, वो कहाँ से मिलता है? जोरवे से मिलता है। तो चित्रित मृदभांड, ठीक है, बाद में अन्य जगह भी हर जगह प्राप्त होता है, लेकिन प्राचीनतम तिथि जो है यहीं की है, चित्रित मृदभांडों की। ठीक है, इसके बाद जोरवे संस्कृति की एक अन्य महत्वपूर्ण खासियत ये है कि जहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन जो हमारे पास कब्र मिलते हैं, जो
ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं, उनको दफनाने को जो बरियल सिस्टम मिलता है, उनमें यहाँ पर एक अपवाद मिलता है कि ये लोग जो जोरवे संस्कृति के लोग हैं, ये लोग अपने मृतकों को अपने घर के अंदर ही दफनाते हैं, सामान्यतः आंगन में या अन्य जगहों पे, लेकिन सामान्यतः आंगन में या अपने घर के आंगन में ये लोग दफनाए हैं, तो अपने घर के अंदर ही सामान्यतः मृतकों को दफनाते थे। मृतकों को घर के अंदर ही दफनाने के हमारे पास साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, यहां से द्विस्तरीय आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहां से द्विस्तरीय आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं, समझिएगा। यहां से द्विस्तरीय आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण हो गया। दायमाबाद देखते हैं। दायमाबाद की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दायमाबाद मैंने चर्चा किया था, यह प्रवरा नदी पे है। कुछ विद्वान मानते हैं कि दायमाबाद तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। तो ये प्राक हड़प्पाई स्थल भी है, प्री हड़प्पन साइट्स, क्योंकि हड़प्पा काल से पहले से भी यह विद्यमान है। दायमाबाद से जो हमारे पास बस्ती का साक्ष्य मिला है, वह ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी बस्ती है। तो ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। तो अब क्वेश्चन समझिएगा, अगर पूछे ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा क्षेत्र, तब नवदा टोली। अगर सबसे बड़ी बस्ती पूछेगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा दायमाबाद, जो किस संस्कृति का है? जोरवे संस्कृति का। तो ये जोरवे संस्कृति की भी सबसे बड़ी बस्ती के साक्ष्य इसमें मिलते हैं, ठीक है। और अगर पूछे तो ताम्र संस्कृतियों में सर्वाधिक समय तक अस्तित्व में रहने वाली या सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी कौन सी संस्कृति है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा जोरवे संस्कृति। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। अब अगला देखिएगा, यहाँ पे एक अन्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो आपका है इनाम गांव। इनाम गांव मैंने पहले भी चर्चा किया था। इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और हमने चर्चा किया था कि इनाम गांव के साथ साथ नवदा टोली से भी मिली है। इनाम गांव के साथ साथ नवदा टोली से भी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। लेकिन यह दोनों क्षेत्र समझिएगा, इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति मिली है और इनाम गांव के साथ साथ नवदा टोली से भी मिलती है। नवदा टोली, लेकिन नवदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो दोनों क्षेत्रों से मातृ देवी की मूर्ति मिलती है और दोनों ताम्रपाषाण कालिक क्षेत्र हैं, ठीक। जबकि अगर अपर पैलियोलिथिक पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहंदा नाले से उच्च पूर्व पाषाण काल में हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक। अगर हड़प्पा काल पूछेगा तो आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता में बलूचिस्तान से मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं। और इसी तरह विश्व परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये समझिएगा, तो इनाम गांव से पहला तो मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य हो गए। दूसरा समझिएगा, इनाम गांव से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। इनाम गांव से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ इनाम गांव के साथ ही साथ गिलुंड, जो गिलुंड का जगह है, यहाँ से भी हमें इनाम गांव के साथ साथ जो गिलुंड का क्षेत्र है, यहाँ से भी हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं प्लस गिलुंड। और ये समझिएगा, ये दोनों क्षेत्र किस काल के हैं? ताम्रपाषाण काल के हैं। गिलुंड कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो दोनों से हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में किन किन स्थानों से मिलते हैं, और अगर ऑप्शन आए 1, 2 तो 1, 2 दोनों से हो जाएगा।
अब याद रखिएगा ये दोनों क्षेत्र तो अग्निकुंड के यहाँ से मिल गए, लेकिन इसी की तरह साथ ही साथ एक अन्य क्वेश्चन देखिए, अग्निकुंड या अग्निवेदिका के जो साक्ष्य हैं गिलुंड और इनाम गांव तो ताम्रपाषाण कालिक स्थल हैं, जबकि बनावली, लोथल, बनावली, लोथल, कालीबंगा और संघोल, ये चारों स्थल जो है हड़प्पा कालीन स्थल हैं और यहाँ चारों से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। हम जब हड़प्पा काल में जाएंगे तो इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे कि कहाँ पे वृत्ताकार मिलता है, कहाँ पे आयताकार मिलता है, कहाँ 7 प्रकार के 7 एक गोलाई मिलते हैं, तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो बनावली, लोथल, कालीबंगा और संघोल, संघोल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो इन क्षेत्रों से भी हमारे पास अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ये चारों स्थल हड़प्पा काल के हैं और यह स्थल ताम्रपाषाण काल का है। तो आंसर में समझिएगा कि अगर सबको मिला के पूछ दे और पूछ दे कि निम्नलिखित किन किन स्थानों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो जितने भी रहेंगे तो उनमें से अगर 4 है तो इनमें से सभी हो सकता है। लेकिन अगर काल पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, तो ये आंसर होंगे। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मिला है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये आपके इसके महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, अब अगला आइए, इसके साथ साथ दक्षिण भारत में के क्षेत्रों में मुख्यतः आपका है मास्की है, पिकली हल है, अतिरमपक्कम है आदि क्षेत्रों से, वाद मदुराई है आदि क्षेत्रों से भी हमारे पास तांबे के उपकरण और तांबे की अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो विस्तार की दृष्टि से ये आपके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका विस्तार हुआ है। इसमें से अब यहां आइए, अब कुछ महत्वपूर्ण, एक दैमाबाद का एक क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। दैमाबाद से गणेश पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, गणेश पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ दैमाबाद से एक महत्वपूर्ण है रथ हाँकता हुआ व्यक्ति, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। रथ हाँकता हुआ व्यक्ति, ठीक, रथ हाँकता हुआ व्यक्ति के भी का साक्ष्य भी कहाँ से मिलता है? आपका दैमाबाद से। ये तो आपके महत्वपूर्ण साइट्स हुए। अब आइए हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो ये ओवरऑल विशेषता है, इसमें समझिएगा क्या क्या विशेषता है। इसमें पहली विशेषता है कि यह ग्राम्य संस्कृति है, या इनके जीवन शैली और रहने का जो परिवेश है वो ग्रामीण परिवेश का है, तो ग्राम्य संस्कृति हो गई। ये बड़ी बड़ी पहली बार ऐसे मानव हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण किया। तो ये बड़े बड़े विशाल बस्तियों में रहते थे, मतलब सामाजिक जीवन का आधार जो था इनका अब धीरे धीरे कबीलाई स्वरूप का होने लगा था, जो ट्राइबल स्टेट कहते हैं, समझिएगा उसकी शुरुआत हो चुकी थी। ट्राइबल स्टेट बेसिकली तो हम नियोलिथिक ऐसे ही मानते हैं, लेकिन चूंकि बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण हुआ तो बड़े बड़े ट्राइब्स बने। इन्हीं ट्राइब से जो कबीले बने, यही बाद में आगे चल के आपके जनपद, महाजनपद आदि में विभाजित होते हैं। तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ग्राम्य संस्कृति है, बेसिकली कच्ची ईंटों का प्रयोग करते हैं। इसका अपवाद था गिलुंड, हमने पहले चर्चा कर लिया। ठीक है, तो ग्राम्य संस्कृति, बड़ी बड़ी बस्तियों का प्रयोग, कच्ची ईंटों में रहते थे। ठीक है, उसके बाद अन्य विशेषता, ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कहीं कहीं गणेश पूजा के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, उनकी पूजा भी करते थे। ठीक, और तांबे और ताम्र प्लस पाषाण या पत्थर
का प्रयोग करते थे। ठीक, ये जो है इनकी आपकी मुख्य विशेषता है जिसे हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। तो ठीक है, तो ये तो इनकी विशेषता हो गई। अब समझिएगा कि ताम्र संस्कृतियों का पतन कैसे हुआ। प्रायः यह माना जाता है, क्योंकि अभी भी जैसे हम ये नहीं बता सकते कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ या कैसे हुआ, या कोई उसका एक सर्वमान्य कारण बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो हम नहीं बता पाते हैं। हम ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नगरों का धीरे धीरे क्रमिक पतन हुआ जिसका मुख्य कारण हो सकता है बाढ़, कुछ लोग कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन हुआ, कुछ लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था के कारण ऐसा पतन हुआ, कुछ प्रशासनिक दुर्व्यवस्था को मानते हैं, कुछ उसके बाद आपका भू रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, कुछ प्राकृतिक परिवेश के कारण कहते हैं, कुछ जल प्लावन वाटर फॉगिंग को कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। तो वैसे ही माना जाता है कि ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियाँ का भी पतन जो हुआ होगा अनेक कारणों के फलस्वरूप ही हुआ होगा, लेकिन इसमें मूल कारण वर्षा न होना रहा होगा। तो अभी भी हम सर्वमान्य रूप से मानते हैं कि वर्षा न होना ही ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के पतन का मुख्य कारण रहा होगा। तो ये तो आपके ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों की मुख्य विशेषता है। और अब हम चलते हैं, इसके बाद एक और आपका टॉपिक बचा है महापाषाण काल, उसको देख लेते हैं। महापाषाण काल या मेगालिथिक कल्चर, महापाषाण काल या मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर, मेगा मतलब होता है विशाल या बड़ा, लिथिक मतलब होता है जो लिथोस से बना है, इसका मतलब होता है पत्थर। मतलब ऐसी संस्कृति जो लोग बड़े बड़े विशाल पत्थरों का प्रयोग करते हों, उसे हम या उस काल को हम मेगालिथिक या महापाषाण काल कहते हैं। मानव सभ्यता के विकास की ऐसी अवस्था जिस अवस्था में तत्कालीन मानव ने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया, बेसिकली अपने मृतक संस्कार की स्थापना के दौरान मृतक जो उनके फ्यूनरल रिचुअल्स थे उसको स्थापित करने की प्रक्रिया में इन्होंने जो कब्र बनाया, उन कब्रों को बड़े बड़े विशाल पत्थरों से उन्होंने ढका। और चूंकि ये लोग विशाल पत्थर, बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे, इसीलिए मेगा हुआ, मेगालिथिक कहलाया। और इस काल के संस्कृति कहलाई आपका मेगालिथिक कल्चर या महापाषाण काल संस्कृति। महापाषाण काल संस्कृति का सामान्यतः समय हम 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं, BC बिफोर क्राइस्ट। और इसकी खोज का जो श्रेय है BD रामास्वामी को। इसकी खोज का श्रेय जो है वह BD रामास्वामी को दिया जाता है। BD रामास्वामी को दिया जाता है। इस काल को हम बेसिकली ताम्र कांस्य और लौह काल के बीच का संक्रमण काल कहते हैं। तो महापाषाणिक संस्कृति ताम्र कांस्य और लौह काल के बीच के एक संक्रमण काल को दर्शाता है। यह एक ट्रांजिशनल फेज है। तो यह ट्रांजिशनल फेज जो है संक्रमणकालीन अवस्था है, जिसमें मानव न तो पूरी तरह से तांबा और कांसा से आगे बढ़ पाया था और न तो पूरी तरह लौह संस्कृति को स्वीकार कर पाया था। मतलब अभी यह इसका भी प्रयोग करता था और इसके प्रयोग की ओर अग्रसर हो चुका था। तो इन दोनों के बीच की अवस्था जो है वह है आपका संक्रमणकालीन अवस्था, ट्रांजिशनल फेज, और यही आपका कहलाता है मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर की मुख्य विशेषता समझिएगा क्या है। तो इसके आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझिएगा। तो इसकी मुख्य विशेषता में है बड़े व विशाल पत्थरों का प्रयोग, बड़े
वह बड़े व विशाल पत्थरों का प्रयोग। दूसरा, लोहे का प्रयोग। एक यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जहाँ उत्तर भारत में नवपाषाण काल के बाद, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, जहाँ उत्तर भारत में नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होती है, वहीं दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद लौह संस्कृतियों की शुरुआत होती है। तो मतलब महापाषाण काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये लोग बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किए, साथ ही साथ सबसे बड़ी खासियत थी कि ये लोग लोहे का प्रयोग किए। तो अगर पूछे मेगालिथिक कल्चर की निम्न में क्या विशेषता है या क्या नहीं है, तो याद रखिएगा कि इसमें लोहे का प्रयोग किया जाता था। तो लोहा इनकी मुख्य विशेषता थी। और दूसरा, लाल एवं काले मृदभांड, लाल प्लस काले मृदभांड, इन दोनों मृदभांडों का भी प्रयोग ये लोग करते थे। ठीक, ये इनकी मुख्य विशेषता हुई। तो इस काल की, तो मतलब ऐसी संस्कृति के लोग जो अपने मृतक अवशेषों को दफनाने के बाद उनके ऊपर बड़े बड़े विशाल प्रकार के बड़े बड़े पत्थर से उसको ढक देते थे, उस काल के लोग महापाषाण कालिक संस्कृति के लोग कहलाते हैं। ये आपके महापाषाण काल की विशेषता है। इसमें महापाषाण काल में एक अन्य तथ्य पूछ सकता है, कुछ इसके पूछता है समाधियों के प्रकार। तो जो समाधियां बनाई गई हैं वो बड़े बड़े पत्थर से जो ढके गए हैं, उनके अलग अलग पत्थर हैं, जैसे डॉलमेन है, शिष्ट समाधि है, इसी तरह आपका है अम्ब्रेला स्टोन है। तो कोई गोलाकार है, कोई वर्गाकार है, कोई बड़े बड़े आयताकार है। तो उनके अपने अलग अलग लुक हैं और वही उनके मुख्य समाधियों के प्रकार हैं। तो समाधियों के अनेक प्रकार प्रचलित थे, कुछ हम अभी मैप से आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका हो गया मेगालिथिक कल्चर। अब देख लीजिए, हम वो ग्रेव यार्ड्स आपको दिखा देते हैं, समझिएगा। ये आपका मेगालिथिक साइट्स है, जहाँ जिसका विस्तार मुख्यतः दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में मिलता है। और इनमें ये देखिए समाधियों के प्रकार हैं। देखिए ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इन्हीं से इसको ढका जाता है। अब दूसरा देखिए, ये देखिए इसी के नीचे कब्र को दफना देते हैं और बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते हैं। ये देखिए आपके ये जो अम्ब्रेला स्टोन, ये छतरी नुमा है। ये भी आपके स्टोन है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण स्टोन्स हैं। और एक चर्चा हम आपको बता दें कि एक नया क्वेश्चन बता दें कि हरियाणा से प्राचीनतम नमस्कार मोड की भी मूर्ति मिली है। इसका समय लगभग 8000 साल पुराना है। यह राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। ये हम उस दिन आपको बताए थे, बुर्जहोम के क्षेत्र में जो गर्तावास है वो ऐसे ही बनाया गया है, जमीन के अंदर खोद कर जो मानव तत्कालीन गुफा का निर्माण करता था, गर्तावास में रहता था। ये उसका साक्ष्य है, ये भी उसी का साक्ष्य है। और ये आपके प्राचीनतम चित्र हैं जो अल्तमीरा से सुलावेसी द्वीप समूह से मिले थे, जिनका समय पैलियोलिथिक एज में आता है। बेसिकली आपका मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक के क्षेत्र हैं। ये आपके तत्कालीन चित्र हैं। और यह जो चित्र है हमने चर्चा आपको किया था, यह राखी गढ़ी से प्राप्त प्रथम कपल स्केलेटन माना जाता है, जो एक दूसरे को लगभग देखते हुए हैं। तो देखिए इसको कपल स्केलेटन पहला माना जाता है। यह पहला स्रोत है जो राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। हरियाणा से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होने के कारण ही हरियाणा को भारतीय सभ्यता का पालक भी कहा जाता है। क्रेडल ऑफ CRADLE, क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हरियाणा को भारतीय सभ्यता का पालक भी
कहा जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त होता है। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन तैयारी? तो देर ना करें, जल्द ही ज्वाइन करें डॉक्टर अंसारी सर और उनकी टीम के कुशल मार्गदर्शन में हिंदीवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस, जहां आप कर पाएंगे ISPCS, ARO, RO, UPSSC, UGC नेट, PGT, TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर और वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी विद हाई डेफिनेशन वीडियो क्वालिटी। अब ऑफलाइन क्लासरूम का एहसास पाएं घर बैठे अपने फोन पर। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हिंदीवर्सिटी को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।